हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज 1 अप्रैल का एडिटोरियल। देखते हैं कि आज के एडिटोरियल में क्या मेन है और साथ ही साथ हम देखेंगे कि आज की वोकैबुलरी भी कौन सी मेन है। कुछ न्यू वोकैबुलरी यूज है, लेकिन एडिटोरियल बहुत सिंपल है और इतना सिंपल है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, राइट। लेकिन समझने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब मैं आपको एडिटोरियल बताता हूं तो दोस्तों प्लीज़ उसको तुरंत एक बार रिवाइज करके जरूर देखें। ये देखें कि कितनी चीज़ ऐसी हैं जो रिपीट करने पे आपको याद हैं। यहाँ याद रहने से मतलब ये नहीं है कि आपको कोई रट्टाफिकेशन लगाना है मेरे वर्ड्स का। यहाँ याद रहने से मतलब केवल एक चीज़ से है, और वो ये है कि ऐसी कितनी चीज़ें हैं और कितनी बातें हैं जब आप सेंटेंस को पढ़ते हैं तो आप अपने शब्दों में उसका मीन लगा पाते हैं। केवल यही नीड होती है रिवीजन की। यदि आप रिवीजन में ये चीज़ मालूम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सीख पा रहे हैं। यदि ऐसा नहीं तो फिर सेकंड या थर्ड या फोर्थ टाइम फिर रिवाइज करके देखेंगे उसको बाद में, लेकिन प्लीज़ एक बार रिपीट या रिवीजन जरूर करें, राइट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल 1 अप्रैल 2022। देखते हैं कि क्या है आज के एडिटोरियल में मेन, और जितने भी लोग यहाँ पे नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप देख रहे हैं, ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं, तो प्लीज गाइस शेयर द चैनल एज मच एज पॉसिबल, शेयर एंड सब्सक्राइब। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वोकैबुलरी से कि कौन सी वोकैबुलरी है आज की मेन। सो ये है आज की वोकैबुलरी दोस्तों। नंबर 1, डिस्कॉर्ड, DISCORD, डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है दोस्तों डिसएग्रीमेंट, असहमति जताना किसी से कहलाता है डिस्कॉर्ड, राइट। किसी से असहमत हो जाना, मतलब आप डिस्कॉर्ड हैं किसी से, आप असहमत हैं, डिस्कॉर्ड। डिसएग्रीमेंट, एग्रीमेंट सहमति, DIS डिस वर्ड लग गया मतलब नेगेटिव हो गया, डिसएग्रीमेंट। सेकेंड है दोस्तों नॉटी, KNOTTY। नॉटी का मीन्स होता है कॉम्प्लिकेटेड, जटिल और पेचीदा। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स, कोई चीज बहुत डिफिकल्ट है या कॉम्प्लेक्स है कहलाती है नॉटी, KNOTTY। थर्ड है अंडरस्कोर्ड, अंडरस्कोर्ड का मीन्स होता है दोस्तों किसी भी चीज पे दबाव देना, उसकी इंपॉर्टेंस समझाना, तो ये कहलाता है अंडरस्कोर्ड। जैसा कि लिखा हुआ है इसमें, टू एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस, किसी की इंपॉर्टेंस को एम्फेसिस करना। एम्फेसिस मीन्स दबाव देना, इंपॉर्टेंस मीन्स महत्वता। तो भाई मैं किसी की महत्वता को समझा रहा हूं, दबाव दे रहा हूं कि समझो ये, इट मीन्स आई एम अंडरस्कोरिंग दिस वन। सो अंडरस्कोर्ड, राइट। इसमें ईडी लग गया है क्योंकि सेंटेंस में ये यूज हुआ है, वरना इसको आप अंडरस्कोर के नाम से जान सकते हैं, यहाँ पे ईडी हटा सकते हैं। नंबर नेक्स्ट, डेलिनिएशन, DELINEATION। डेलिनिएशन, और डेलिनिएशन का मतलब होता है दोस्तों द एक्शन ऑफ डिस्क्राइबिंग और पोर्ट्रेइंग समथिंग प्रिसाइसली, किसी भी चीज को छोटे रूप में समझाना, छोटे रूप में व्यक्त करना कहलाता है डेलिनिएशन। मीन्स कोई एक्शन है, आपने कोई काम ऐसा किया डिस्क्राइब करने के लिए, तो कोई भी चीज है डिस्क्राइब करनी है आपको, आपने उसके लिए एक्शन लिया, यही कहलाता है डेलिनिएशन। या फिर मैं कह सकता हूं कोई आपने पिक्चर बनाई, पोर्ट्रे करी समथिंग प्रिसाइसली, छोटे रूप में। आपको कोई बहुत बड़ी चीज समझानी है और आपने छोटी सी पिक्चर में समझा दी बना के, यही कहलाता है डेलिनिएशन, राइट। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, डिमार्केशन। जी हाँ, DEMAR, डिमार्केशन, CATION, डिमार्केशन। डिमार्केशन का मीन्स होता है दोस्तों द एक्शन ऑफ फिक्सिंग द बाउंड्री और लिमिट्स ऑफ समथिंग। मीन्स किसी भी चीज की बाउंड्री सेट करना, सिंपल सा है, बाउंड्री सेट कर देना, लिमिट सेट कर देना कहलाता है डिमार्केशन। मार्क लगा देना तो डिमार्केशन मीन्स किसी भी चीज की लिमिट को सेट कर देना, द एक्शन ऑफ फिक्सिंग द बाउंड्री और लिमिट्स ऑफ समथिंग। नंबर नेक्स्ट है इंपैरेटिव। इंपैरेटिव का मीन्स होता है दोस्तों अर्जेंट और एसेंशियल। ये चीज इंपैरेटिव है, आप इंपैरेटिव हैं इसको पढ़ने के लिए। एसेंशियल और इंपॉर्टेंट कहलाता है इंपैरेटिव, एंड एसेंशियल और अर्जेंट थिंग कहलाती है इंपैरेटिव, राइट। नंबर 7, कोहेशन। कोहेशन का मीन्स होता है दोस्तों यूनिटी, COHESION। कोहेशन मीन्स यूनिटी, मीन्स एकता। जो एकता होता है, सबका एकजुटता होती है, सबका मिला होना कहलाता है कोहेशन। कोहेशन के बाद कोऑपरेशन। कोऑपरेशन आप सब जानते हैं, जो रिलेशन होते हैं सहायता के लिए, एक दूसरे को कोऑपरेट करो, एक दूसरे से संबंध बनाओ, अच्छे सहायता करो, वो कहलाता है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मीन्स हो गया दोस्तों रिलेशन या टाई अप या अलायंस या एफिलिएशन, जुड़ाव। जैसा कि इसमें एग्जांपल दे रखा है कोऑपरेशन का, वी आर आस्किंग फॉर योर फुल कोऑपरेशन,
हमें चाहिए तुम्हारा पूरा पूरा साथ, तो साथ को कहते हैं कोऑपरेशन। अच्छा, कोहेशन का भी एग्जांपल है दोस्तों, कोहेशन अमंग सोल्जर्स इन अ यूनिट। एक यूनिट में जितने भी सोल्जर्स हैं उन सब में यूनिटी, कोहेशन इन अमंग सोल्जर्स, जो कोहेशन है मतलब यूनिटी है सभी सोल्जर्स में, राइट। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, ओरिएंटेशन। ये वर्ड बहुत सिंपल है लेकिन इसकी हिंदी बड़ी मुश्किल से मिली मुझे। ओरिएंटेशन दोस्तों, यहाँ ओरिएंटेशन हो रहा है, वहाँ ओरिएंटेशन हो रहा है, मैं एक ओरिएंटेशन में जा रहा हूँ, किस में जा रहा हूँ? तो ओरिएंटेशन का मतलब होता है एक्सपोजर या फिर फ्रंटेज या एस्पेक्ट, मींस कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको दिखाई जाती है आपके लाभ के लिए, आपके लाभ के लिए, आपके एडवांटेज के लिए, आपके गेन के लिए, तो वो जो चीज दिखाना होता है, जो एक्सपोजर होता है, वही कहलाता है ओरिएंटेशन। अरे भाई वहाँ एक ओरिएंटेशन चल रहा है, मतलब वहाँ एक ऐसी सेमिनार चल रही है या ऐसा चीज समझाई जा रही है जो आपके लाभ की है, आपको सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, ओरिएंटेशन। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे, न्यू स्टूडेंट्स नीड टू गो थ्रू, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आवश्यकता है पढ़ने की, अ शॉर्ट ओरिएंटेशन, एक छोटा ओरिएंटेशन बिफोर दे बिगिन क्लास, स्टार्ट करने से पहले क्लास को, मतलब क्लास को स्टार्ट करने से पहले उनको एक छोटे ओरिएंटेशन से गुजरना चाहिए, मतलब उनको समझना चाहिए क्लास किसके बारे में है। तो किसी भी चीज़ को प्रिसाइसली पढ़ लेना, किसी भी चीज़ को समझ लेना कि आगे वाली चीज़ किस चीज़ के बारे में है, कहलाता है ओरिएंटेशन, राइट। आगे दोस्तों, द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन इन वोकैबुलरी, स्टेलमेट। स्टेल का मीन्स आप सब जानते हैं, बासा, तो स्टेल का मतलब होता है दोस्तों बासा, और यहाँ पे मेट लग गया तो स्टेलमेट का मतलब हो गया कोई भी ऐसी चीज़ या ऐसी जगह जिससे आगे प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है, मतलब डेडलॉक, एक सीमा का बंद हो जाना कि यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते। डेडलॉक, हॉल्ट, पॉज या इम्पैसे या फिर लॉक जैम, जो अभी अभी हमारा कल का परसों का एडिटोरियल था उसमें यूज हुआ था, एंड स्टैंड ऑफ, मतलब जमा होना, एक जगह रुक जाना, वहां से प्रोग्रेस खत्म हो जाना, कहलाता है स्टेलमेट। जैसे कि एग्जांपल है, द बजट डिबेट एंडेड इन स्टेलमेट, जो बजट डिबेट है वो एंडेड हो गई कहां पे? एक जगह, मतलब वहां से आगे वो बात हुई नहीं, तो इन अ स्टेलमेट मतलब एक ऐसी जगह जहां पे चीजें जाके खत्म हो जाती हैं, स्टेलमेट, राइट। ये थी दोस्तों आज की 10 वोकैबुलरी। मैं आशा करता हूं और पूरे विश्वास के संग आशा करता हूं कि आपको समझ में आई होगी, राइट। अब देखते हैं कि इन वोकैबुलरी का यूज कैसे हुआ है। हमें भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है कि इन वोकैबुलरी को कैसे यूज किया है राइटर ने अपने पैराग्राफ में, अपने पैसेज में। तो आपको हर एक वर्ड ग्रामेटिकल समझना चाहिए और इनके यूजेस को देखना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इसी जॉब को, इसी काम को। तो भाई आज की हेडिंग है मेरे दोस्तों, माय चिपमंक्स, कोहेशन एंड कोऑपरेशन, मतलब यूनिटी और समन्वय, मतलब जो यूनिटी है उसके बारे में बात की गई है, एंड कोऑपरेशन मतलब सहायता या संबंधों की बात की गई है। तो भैया किसकी यूनिटी, किसके संबंध, देखते हैं आगे। आगे उसने कहा है राइटर ने, ऑन, किस पर, ये बात लिखी गई है, पावर इम्बैलेंसेस, एक पावर है, एक शक्ति है जो कि इम्बैलेंस हो गई है, बिगड़ गई है, जिसका बैलेंस नहीं रहा इन बिमस्टैक, एक बिमस्टैक में। एक बिमस्टैक जो है दोस्तों, देखेंगे आगे क्या है, बिमस्टैक में क्या हुआ है, पावर जो है वो इम्बैलेंस हो गई है, राइट, मतलब पावर जो है वो नहीं रही, पहले बैलेंस में थी अब इम्बैलेंस हो गई है। आगे उसने कहा, इंडिया मस्ट ऑसेज, इंडिया को जरूरत है क्या करने की, कम करने की, एनी एप्रीहेंशन ऑफ पावर, कि भैया वो जो डर है, एप्रीहेंशन मतलब डर को कम करे, पावर के, इम्बैलेंसेस जो पावर इम्बैलेंस हो गई है, अमंग मेंबर्स ऑफ बिमस्टैक, बिमस्टैक के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें, मतलब बिमस्टैक जो है उसमें जितने भी मेंबर्स हैं उनमें जो पावर गड़बड़ा गई है, मतलब वो लोग एक दूसरे पे शायद ट्रस्ट नहीं कर पा रहे या फिर किसी भी कारण से, तो इंडिया को जरूरत है अब कि उनकी पावर को क्या करे, रिगेन करे, मतलब उसके एप्रीहेंशन को कम करे। ऑसेज का मतलब होता है दोस्तों लेसन, मींस कम करना, तो ये बात ध्यान रखेंगे, द मीनिंग ऑफ ऑसेज इज कम करना, ठीक है। आगे सेंटेंस ने साफ साफ कहा आपसे, यहाँ पे आप देख लेते हैं, यहां से रीड करते हैं। सेंटेंस में कहा दोस्तों, जो चार्टर का एडॉप्शन है, चार्टर मतलब कोई भी चीज बनाई गई है, चार्ट में उतारी गई, चार्ट से बना है चार्टर, कोई भी चीज बनाई गई है, उतारी गई है, ये जो एडॉप्शन है, एडॉप्ट मतलब स्वीकार करना, एडॉप्शन दोस्तों ION लग गया मतलब नाउन बन गया, हम सभी जानते हैं, और ऑफ के संग संबंध बता रहा है, चार्टर का संबंध बता रहा है एडॉप्शन से। तो जो चार्टर का एडॉप्शन है वो चार्टर कौन सा, 5th बिमस्टैक का, बिमस्टैक की फुल फॉर्म दे रखी है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। अक्सर क्या होता है कि हम सेंटेंस को पूरा पढ़ने के चक्कर में उसके मीन को ना लुप्त कर देते हैं, उसका मीन खो जाता है। आप सेंटेंस को ऐसे मत पढ़िए, आप सेंटेंस को देखिए कि सब्जेक्ट क्या है, उसकी वर्ब क्या है, और जो बीच का जो भाषण दिया गया है उसको हटा दें, उसको छोड़ दें, क्योंकि वो तो बाद में भी समझा जा सकता है, राइट। तो इसको हमें समझना, तो कैसे समझना है,
जो एडॉप्शन है चार्टर का, जो एक्सेप्टेंस है चार्टर का, और चार्टर किसका, एट द 5th बिम्स्टेक, जो 5th बिम्स्टेक हुआ है समिट, जो 5th बिम्स्टेक समिट हुआ है, प्रॉमिसेस, वो प्रॉमिस करता है, मतलब जो चार्टर है वो प्रॉमिस करता है टू री एनर्जाइज, कि वो री एनर्जाइज करेगा, वो पावर देगा, वो शक्ति देगा द 25 year old ग्रुपिंग, उस ग्रुप को जो कि 25 साल पुराना है उसको री एनर्जाइज करेगा एट अ टाइम ऑफ ग्रोइंग ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। कब करेगा, जबकि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज जो है वो बढ़ती जा रही हैं, मतलब ग्लोबली तौर पे, सांसारिक तौर पे जो अनसर्टेनिटीज है, जो अनिश्चितताएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो जो अभी समिट हुआ है बिम्स्टेक का, जो 25 साल पुराना ग्रुप है, उसने ये बात कही है कि वो प्रॉमिस करता है कि वो उसको री एनर्जाइज करेगा, मतलब उनको ग्लोबली तौर पे वो अनसर्टेनिटीज नहीं फैलने देगा, राइट, ऐसा उसने समझाया। आगे क्या कहा उसने कि चार्टर इज एक्सपेक्टेड, चार्टर से आशा की जाती है कि वो हेल्प करेगा इम्पार्ट करने में, बांटने में, अ मोर कनेक्टेड विजन, एक ऐसे विजन को जो कि सबको कनेक्ट करेगा आपस में, टू द 7 मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी मेंबर्स हैं, मतलब बिम्स्टेक के जो 7 मेंबर हैं उनको आपस में ऑर्गेनाइज करेगा, उनको जो एक्सपेक्ट करता है वो कि उनको हेल्प करेगा बांटने में, क्या, कनेक्शन को, कि भाई कैसे कनेक्ट हुआ जाए आपस में, शायद एक दूसरे संग झगड़ा होगा, विवाद होगा, तो वो आपस में एक संग जुड़े, यही उसका एक क्या है, यही उसका एक एक्सप्रेशन है, यही उसका एक विजन बन गया है। आगे उसने क्या कहा, आगे उसने कहा दोस्तों द चार्टर, भाई चार्टर के द क्यों लग रहा है, क्योंकि चार्टर विशेष है, और चूंकि जिस चीज का रिपीटेशन बार बार होता है उसके आगे हम द लगाती हैं, तो उसने कहा द चार्टर, मतलब उसी चार्टर की बात हो रही है जो अभी हो चुकी है, एंड इंडियाज डिसीजन, जो चार्टर है और जो भारत का जो डिसीजन है टू लीड द सिक्योरिटी पिलर, लीड करने का, किसको, सिक्योरिटी पिलर को, आउट ऑफ द 7 डेजिग्नेटेड पिलर्स, किनमें से, जो 7 डेजिग्नेटेड, जो 7 पिलर बताए गए हैं उनमें से इंडिया और चार्टर का जो एक सिक्योरिटी पिलर है ऑफ द रिवाइव्ड बिम्स्टेक, मतलब बिम्स्टेक को दोबारा जीवित करने का, हैज गिवन इंडियाज रीजनल एस्पिरेशंस, उसने दिया है इंडिया का रीजनल एक्सप्रेशन, अ न्यू ओरिएंटेशन, एक न्यू ओरिएंटेशन के तौर पे, अवे फ्रॉम द स्टेलमेटेड, किसे, दूर, दूर करते हुए स्टेलमेटेड सार्क, एक ऐसे सार्क से, मतलब सार्क भी समिट है जो कि बहुत ही स्टेलमेट है, जो कि बहुत ही थका हुआ है, रुका हुआ है, दैट हैज बीन अनेबल टू मीट सिंस नवंबर 2014, जिसमें जो समिट है, जिसकी जो मीटिंग है वो 2014 से नहीं हुई है, मतलब तुलना की गई है सार्क की, या फिर मैं कहूं बिम्स्टेक की, किससे, सार्क से। तो वो कह रहा है कि जैसा कि सार्क है स्टेलमेटेड, रुका हुआ सार्क जो है, जो कि 2014 नवंबर से इसकी मीटिंग नहीं हुई है, उसकी तुलना हुई है बिम्स्टेक से, तो बिम्स्टेक को जगाया जा रहा है, रिवाइव किया जा रहा है, और उसकी जो जिम्मेदारी है उसको दी गई है इंडिया को। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं आपको, सेंटेंस में कहा दोस्तों यहां से, जो चार्टर है, द चार्टर, और जो इंडिया का जो डिसीजन है टू लीड द सिक्योरिटी पिलर, सिक्योरिटी पिलर को लीड करने का, आउट ऑफ 7 डेजिग्नेटेड पिलर्स, उन सभी 7 डेजिग्नेटेड पिलर्स में से, ऑफ द रिवाइव्ड बिम्स्टेक, क्या करने का, बिम्स्टेक को रिवाइज, मतलब रिवाइव करने का, जीवित करने का, हैज गिवन इंडियाज रीजनल एस्पिरेशन, उस वो दे चुका है क्या, इंडियाज रीजनल एस्पिरेशन अ न्यू ओरिएंटेशन, मतलब इंडिया के जो प्रांतीय आशाएं हैं, एस्पिरेशन है, मतलब जो गोल हैं, उनको एक न्यू ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया, एक्सपोजर, इंडिया को वो एक एक्सपोजर दे चुका है, राइट, यहां तक। उसके आगे उसने क्या कहा, अवे फ्रॉम, जो कि दूर है, ये जो एक्सपोजर है दूर है, किससे, द स्टेलमेटेड सार्क से, उस सार्क से जो कि स्टेलमेट है, मतलब जो कि बिल्कुल ही बकवास चल रहा है इस समय, जिसमें कुछ चल ही रहा है, जो रुका हुआ है, दैट हैज बीन अनेबल, जो कि अयोग्य है, टू मीट सिंस नवंबर 2014, जो कि 2014 से बिल्कुल मीट करने में, मिलने में असमर्थ है, उससे जो है बिम्स्टेक बेहतर है, सिंपल। आगे कहा उसने दोस्तों, सेंटेंस में कहा यहां से, द न्यू अपॉर्चुनिटी, जो नए अवसर है, इज ऑल्सो अकम्पनीड बाय, उनको लाया गया है, वो लाई जाते हैं किसके साथ, इट्स ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, अपनी खुद की प्रॉब्लम के साथ, मतलब कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हैं, कुछ अवसर भी हैं जो लाए गए हैं किसके संग, कुछ प्रॉब्लम्स के साथ, और ये जो चैलेंजेस हैं, जो इनहेरेंट चैलेंजेस हैं, मतलब चैलेंजेस जो कि इनबॉर्न है, जो कि है ही है उसके साथ, वर रिफ्लेक्टेड इन द टाइम टेकिंग टू फाइनलाइज द चार्टर, वो चार्टर को फाइनलाइज करते समय रिफ्लेक्ट हो चुके थे, मतलब जब चार्टर फाइनलाइज किया जा रहा था वो चैलेंजेस तभी रिफ्लेक्ट हो गए थे। वन ऑफ द की फैक्टर्स, इनका जो एक की फैक्टर है वाज द रोहिंग्या क्राइसिस, और वो क्या है, वो रोहिंग्या का क्राइसिस है जो इनका की फैक्टर है, मतलब जो मेन मुद्दा है इस चार्टर का वो क्या है, वो रोहिंग्या क्राइसिस है, दैट हैज वीकेंड बायलैटरल बांग्लादेश एंड म्यांमार टाइज, जिसने कमजोर कर दिया है द्विपक्षीय बांग्लादेश और म्यांमार के संबंधों को, टाइज मीन्स संबंध, विद किसके साथ, दोनों के संबंधों को आपस में खराब कर दिया, विद ढाका सीकिंग फुल रिपैट्रिएशन, भाई किसके साथ, जो कि ढाका जो है, ढाका मतलब बांग्लादेश की जो राजधानी है, सीकिंग फुल रिपैट्रिएशन, ढाका जो है वो क्या खोज रहा है, रिपैट्रिएशन खोज रहा है, मतलब जो रिफ्यूजीज हैं
उनको शरण दे रहा है, जो कभी निकाले गए थे किसी और देश से, वो उनको शरण दे रहा है ऑफ द रिफ्यूजीज को। एंड नाइपीडो क्या है, म्यांमार की कैपिटल है, डिसइंक्लाइंड, वो बिल्कुल अनिच्छुक है, नाइपीडो जो है वो बिल्कुल अनिच्छुक है टू रेस्पॉन्ड पॉजिटिवली, इस चीज का पॉजिटिव रेस्पॉन्स करने के लिए, टू इंटरनेशनल प्लीज, मतलब इंटरनेशनल प्ली के तौर पे। दोस्तों यदि हम बात करें इंटरनेशनल प्ली की, तो प्ली को आप जान सकते हैं, इट मीन्स हिंदी में दलील है, जो इंटरनेशनल तौर पे जो दलीलें दी जा रही हैं कि भाई जो जितने भी रिफ्यूजीज हैं उनको एक्सेप्ट किया जाए। नाइपीडो जो है वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जबकि बांग्लादेश जो है वो रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट कर रहा है। और यही जो चीज़ दोनों के बीच में बन गई है, ये दोनों के बीच में तनातनी चल रही है, मतलब दोनों के बीच के संबंध बिगड़ गए हैं। किनकी वजह से? रोहिंग्यास की वजह से, रोहिंग्यास क्राइसिस जो बांग्लादेश और ढाका में चल रहा है, राइट। और ये दोनों ही बिम्स्टेक के क्या हैं, मेंबर्स। आगे कहा अनलाइक सार्क, मतलब सार्क की तरह तो बिल्कुल भी नहीं, विच इज बर्डन्ड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान हॉस्टिलिटीज, जो कि बना हुआ है। सार्क क्या है? जो बना हुआ है इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी का बर्डन, मतलब उस पर इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी का बोझ है वो। बिम्स्टेक इज रिलेटिवली फ्री ऑफ अ शार्क, बिम्स्टेक जो है इसके संबंध में यदि हम बात करें तो बिम्स्टेक जो है वो क्या है, रिलेटिवली फ्री, वो बिल्कुल फ्री है ऑफ शार्प बायलैटरल डिसएग्रीमेंट्स, इन सभी विवादों से, इन सभी डिसएग्रीमेंट से। एंड प्रोमिसेस, और बिम्स्टेक प्रॉमिस करता है, इसकी जो प्रोमिसेस जो है दोस्तों वो वर्ब है जिसका सब्जेक्ट क्या है, बिम्स्टेक। वो प्रॉमिस करता है कि वो प्रोवाइड करेगा इंडिया को एक कोऑपरेटिव स्फीयर, एक कोऑपरेटिव एरिया, एक सहायक एरिया जिसमें सब अच्छे संबंध बना सकें ऑफ इट्स ओन, खुद के उसके लिए। मतलब इंडिया के लिए बिम्स्टेक जो है वो वादा करता है कि वो इंडिया को प्रोवाइड करेगा एक कोऑपरेटिव स्फीयर, मतलब जो उसका साथ दे सकें, जो उसको कोऑपरेट कर सकें, ऐसा एक एरिया प्रोवाइड कराएगा बिम्स्टेक। ये ऐसा प्रॉमिस कर रहा है इंडिया से, राइट। आगे कहा दोस्तों गिवन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डोमेस्टिक, यहाँ पे दोस्तों गिवन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डोमेस्टिक एंड जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, जो कॉम्प्लेक्सिटी घरेलू जो कॉम्प्लेक्सिटी है, घरेलू जो जटिलताएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, एंड जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स जो हैं, जो सांसारिक लेकिन पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, दिस स्फीयर विल रिक्वायर सस्टेन्ड बायलैटरल एंड ग्रुप लेवल डिस्कशंस, मतलब ये जो एरिया है गिवन द कॉम्प्लेक्सिटी और डोमेस्टिक जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, ये जो एरिया है दिस स्फीयर विल रिक्वायर, इनको जरूरत है सस्टेन्ड, एक ठहरे हुए बायलैटरल, द्विपक्षीय एंड ग्रुप लेवल डिस्कशन की, कि वो डिस्कशन करें ग्रुप लेवल का, टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स, क्या करने के लिए, प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, सच एज, कौन सी प्रॉब्लम्स, जैसे कि रोहिंग्यास क्राइसिस की हैं, फ्रॉम बिकमिंग इम्पेडिमेंट्स, जो कि बनी हुई हैं अवरोध, रुकावट, टू द स्मूथ डिलीवरी, क्या करने के लिए, स्मूथ डिलीवरी देने के लिए ऑफ इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी आउटकम्स, और सिक्योरिटी के परिणामों को। भाई बहुत सिंपल सी बात है, उसने साफ साफ कहा कि जो डोमेस्टिक कॉम्प्लेक्सिटीज बनी हुई हैं, जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, मतलब जो जियोपॉलिटिकल, जो ग्लोबली तौर पे फैक्टर्स बने हुए हैं, ये जो एरिया है ये रिक्वायर करेगा, दिस एरिया विल रिक्वायर, चाहेगा सस्टेन बायलैटरल, कि भैया क्या हो, जो बायलैटरल, जो द्विपक्षीय वार्ताएं हैं या जो द्विपक्षीय संबंध हैं, सस्टेन, वो सस्टेन करें, मतलब ठहरें, एंड ग्रुप लेवल डिस्कशन जो हैं, जो सभी जितने मेंबर्स हैं उनका जो डिस्कशन है, टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, जैसा कि रोहिंग्यास क्राइसिस है, बिकमिंग इम्पीडिमेंट्स, जो कि बन चुका है क्या, अवरोध, टू द स्मूथ डिलीवरी, इकोनॉमिक, मतलब इकोनॉमिक चीज़ों की स्मूथ डिलीवरी देने के लिए, एंड सिक्योरिटी आउटकम्स, और सिक्योरिटी आउटकम्स के लिए। तो भैया इन सब चीज़ों पे बातचीत की जाए, इन सब चीज़ों पे ग्रुप डिस्कशन किए जाए, लेवल डिस्कशन किए जाए, दिस इज व्हाट इट इज सेइंग, राइट। एक बार देख लेता हूं, मैं आपके लिए बता देता हूं। यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है दिस विल रिक्वायर सस्टेन्ड, यहाँ पे सस्टेन्ड जो है दोस्तों वो एडजेक्टिव है, किसका, बायलैटरल का, बायलैटरल नाउन है, सस्टेन्ड एडजेक्टिव है, और विल के साथ यहाँ पे वर्ब यूज हुई है रिक्वायर, चाहना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सिंपल है। और यहाँ इनका सब्जेक्ट है दिस स्फीयर, स्फीयर का मतलब होता है एरिया, क्षेत्र, तो ये संबंध सिंपल है यहाँ पे। आगे कहा उसने इंडिया भी विल हैव टू इंश्योर, इंडिया को भी ये बात श्योर करनी पड़ेगी, इक्वली सेम उसी तरह सस्टेन पॉलिटिकल एंगेजमेंट, कि वो पॉलिटिकल एंगेजमेंट को सस्टेन करे, पॉलिटिकल एंगेजमेंट बनाए विद पार्टनर्स, किन के साथ, पार्टनर्स के साथ, सच एज नेपाल, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ, टू प्रिवेंट एनी डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्पिलओवर, क्या करने के लिए, रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, एनी कोई भी डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्पिलओवर, जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल मतलब खराबियां हैं उनको, फ्रॉम अफेक्टिंग बायलैटरल एंड ग्रुप लेवल वर्किंग रिलेशनशिप, किनसे, अफेक्ट होने से, जो द्विपक्षीय और ग्रुप लेवल की वर्किंग रिलेशनशिप है, मतलब इंडिया को भी जरूरत है कि वो संबंध बनाए श्रीलंका और नेपाल के साथ और बांग्लादेश जैसे देशों के साथ, रोकने के लिए जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्पिलओवर चल रहा है, जो डोमेस्टिक
पॉलिटिकल कुछ खराबियां चल रही हैं, कुछ दिक्कतें चल रही हैं, और वो दिक्कतें किससे बनी हुई हैं? फ्रॉम अफेक्टिंग, जो कि अफेक्ट हों किससे? बायलैटरल एंड ग्रुप लेवल वर्किंग रिलेशनशिप से। जो रिलेशनशिप है वो खराब ना हो जाए, उससे बचने के लिए इंडिया को जरूरत है कि वो इन संबंधों को बनाए, वो इस पर काम करे, राइट। और किनके संग? अपने पड़ोसी देशों के साथ। तो दोस्तों होल स्टोरी पैसेज में केवल एक ही बात की गई है, इंडिया पे एक चीज़ कही जा रही है कि वो संबंध बनाए, वो रिलेशन बनाए, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेशन बिगड़े हुए हैं, बिम्स्टेक का मेंबर होने के साथ साथ इन चीज़ों पे ध्यान दे। आगे कहा गया विद हिज कॉल फॉर अ बिम्स्टेक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कोई अपनी स्पीच दी है, तो उसने कहा कि उनकी कॉल के साथ बिम्स्टेक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो बिम्स्टेक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज आउटलाइन, प्राइम मिनिस्टर ने दर्शाया कि इंडियाज विजन्स टू बोल्स्टर ट्रेड कनेक्टिविटी, इंडिया को जो विजन है, जो ट्रेड कनेक्टिविटी है, जो बहुत बड़ी भारी ट्रेड कनेक्टिविटी है इन द ग्रुप में, उसके विजन को दर्शाया कि भाई इंडिया जो है बहुत बड़ा विजन रखता है ट्रेड कनेक्टिविटी के लिए। हैज आउटलाइन, आउटलाइन जो है वो यहाँ पे वर्ब है और इसका मतलब है दर्शाना, और हैज के संग थर्ड फॉर्म लगी हुई है। आगे कहा NFTA, FTA का मतलब हो गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्पैनिंग, जो कि रखता है, क्या रखता है भैया? द मैरीटाइम रिसोर्स रिच मेंबर्स, उन मेंबर्स को जो कि मैरीटाइम है, मतलब जो कि समुद्रों के आसपास हैं, जैसे कि म्यांमार और श्रीलंका, कुड ब्रिंग ड्रामेटिक गेन्स, ये जो देश हैं ये ला सकते हैं, क्या ला सकते हैं? कुछ गेन्स, कुछ लाभ ला सकते हैं, कुछ एडवांटेज ला सकते हैं अदर मेंबर्स के लिए, मतलब ये जो देश हैं जो कि मैरीटाइम मेंबर्स हैं, जैसे कि म्यांमार और श्रीलंका, ये बिम्स्टेक कंट्रीज के लिए क्या ला सकते हैं? कुछ गेन ला सकते हैं, कुछ लाभ उत्पन्न कर सकते हैं। अ कोस्टल शिपिंग इकोसिस्टम, जो कि समुद्री शिपिंग इकोसिस्टम है, जो एनवायरनमेंट है, एंड एन इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, और जो इंटरकनेक्टेड, जो एक दूसरे से कनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, इन एडिशन टू द, किसके साथ साथ? अडॉप्टेड मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के साथ साथ हैव द पोटेंशियल टू बूस्ट, इनके पास पोटेंशियल है बूस्ट करने की, क्या बूस्ट करने की? जो इंट्रा रीजनल ट्रेड है, जो एक दूसरे के संग ट्रेड हो रहा है, एंड इकोनॉमिक जो टाइज हैं उनको बूस्ट करने की, क्या करने की भैया? जो इंट्रा रीजनल ट्रेड है, जो व्यापार है देशों के बीच में, और जो इकोनॉमिक टाइज हैं, जो इकोनॉमिक संबंध हैं, उनको बूस्ट करने की। किन चीज़ों पे भैया भार है? जो कोस्टल शिपिंग इकोसिस्टम है और जो इंट्रा कनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी है, उसके साथ साथ जो एडॉप्टेड मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी है, हैव द पोटेंशियल, इन तीनों चीज़ों के पास पावर है कि ये जो चीज़ें हैं ये क्या कर सकती हैं? ये ट्रेड को और इकोनॉमिक टाइज को बढ़ा सकती हैं, ये तीन चीज़। आगे कहा हैविंग वॉकड अवे, थोड़ा दूर चलने के बाद, फ्रॉम मेगा ट्रेड ब्लॉक्स, वो जो मेगा ट्रेड ब्लॉक्स हैं, वो जो बहुत बड़े बड़े भारी जो व्यापारिक बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, सच एज चाइना लेड RCEP, जैसा कि चाइना लीड करता है RCEP को। न्यू दिल्ली विलिंगनेस टू एक्सप्लोर, न्यू दिल्ली की जो इच्छा है एक्सप्लोर करने की FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इन द फ्रेमवर्क, एक निश्चित फ्रेमवर्क के अंदर, ऑफ अ नियर होम रीजनल ग्रुपिंग, मतलब जो कि आसपास के पड़ोसी ग्रुपिंग देश हैं, में प्रोवाइड, वो प्रोवाइड कर सकते हैं ग्रेटर एकोमोडेशन फॉर मल्टी पार्टी इंटरेस्ट, बहुत अच्छा एकोमोडेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, बहुत अच्छा लाइवलीहुड प्रोवाइड करा सकते हैं फॉर मल्टी पार्टी इंटरेस्ट, मतलब सभी जितने भी आसपास के देश हैं उन सबके इंटरेस्ट के लिए, उन सबके गेन के लिए। तो भाई इसमें सीधी सीधी बात कही गई है, नई दिल्ली जो है उसकी मतलब कुछ बाधाएं भी हैं, कुछ रुकावट भी है। जैसे चाइना के लिए RCEP की रुकावट है, तो उसने कहा कि विद इन न्यू दिल्ली का जो विलिंगनेस है, वो न्यू दिल्ली की इच्छा है कि वो एक्सप्लोर करे FTA को एक फ्रेमवर्क के अंदर जो कि उसके आसपास के जो देश हैं वो प्रोवाइड कराएं ग्रेटर एकोमोडेशन, बहुत सारा एकोमोडेशन प्रोवाइड कराएं, एक बड़े तौर पे एकोमोडेशन का मतलब वैसे होता है दोस्तों रहना, मतलब घर को या कहीं रहने को बोलते हैं एकोमोडेशन, लेकिन यहाँ एकोमोडेशन से मतलब है लिवलीहुड से, फॉर मल्टी पार्टी इंटरेस्ट, और किसके लिए? जो मल्टी पार्टी इंटरेस्ट, मतलब जो सभी देशों का जो इंटरेस्ट है, जो लाभ है, उसके लिए एकोमोडेशन प्रोवाइड कराएं, उनको लिवलीहुड प्रोवाइड कराएं अच्छे से। आगे उसने क्या कहा? आगे उसने दोस्तों कहा द सिक्योरिटी बेस, जो सिक्योरिटी द सिक्योरिटी एंड ट्रेड रिलेटेड लेसन्स, जो सिक्योरिटी और व्यापार के संबंधी जो रिलेशंस हैं, लेसन्स हैं, फ्रॉम द ट्रबल्ड सार्क एंड साफ्टा एक्सपीरियंस, जो कि सार्क और साफ्टा के ट्रबल्ड एक्सपीरियंस से, खराब एक्सपीरियंस से हैं, ऑल्सो ऑट टू सर्व, इनको भी सर्व करना चाहिए बिम्स्टेक को वेल इन लॉन्ग रन, एक लंबी दूरी के लिए, एक लंबे समय के लिए, मतलब जो खराब संबंध है सार्क और साफ्टा के, तो इनको भी एक लेसन चाहिए कि भाई ये बिम्स्टेक को क्या प्रोवाइड कराएं, ये बिम्स्टेक को सर्व करें, मतलब अच्छे से सर्व करें, अच्छे से चीज़ों को दें उसके लॉन्ग रन के लिए, उसको लंबे समय तक चलाने के लिए। अल्टीमेटली, अंततः, दो, यद्यपि, अल्टीमेटली एडवर्ब है,
दो फॉर द रिवाइव्ड ग्रुपिंग, मतलब एक जो जीवित है ग्रुप उसके लिए, टू रियलाइज करने के लिए इट्स ट्रेड एंड इकोनॉमिक पोटेंशियल। थोड़ा इसको पीछे समझेंगे। अल्टीमेटली अंततः यद्यपि फॉर द रिवाइव्ड ग्रुपिंग, जो रिवाइव्ड ग्रुपिंग है जो कि मैंने भी आपको बताया जो 7 देश हैं उनकी बात चल रही है बिम्स्टेक की, जो रिवाइव्ड ग्रुपिंग है मतलब जो जीवित करने वाली बात चल रही है ग्रुपिंग को, टू रियलाइज करने के लिए इट्स ट्रेड एंड इकोनॉमिक पोटेंशियल, अपने ट्रेड व्यापार और जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसको इंडिया विल हैव टू टेक अ लीडरशिप, इंडिया जो है उसको लेनी पड़ेगी लीडरशिप। क्यों लेनी पड़ेगी भाई? क्योंकि इंडिया के ऊपर दारोमदार है कि वो रिवाइव करे, वो जीवित करे। रोल इन ऑसेजिंग, इंडिया को एक लीडरशिप रोल निभाना पड़ेगा कम करने के लिए, ऑसेज करने के लिए किसी भी डर को, किसमें? अमंग द स्मॉलर मेंबर्स, जितने भी छोटे छोटे मेंबर्स हैं, इंट्रा ग्रुप पावर इम्बैलेंसेस, जो कि इंट्रा ग्रुप पावर इम्बैलेंसेस एंड स्ट्राइव, क्या मतलब हो गया? द स्मॉल मेंबर्स ऑफ इंट्रा ग्रुप के मतलब जो एक दूसरे से जुड़े हुए ग्रुप हैं उनके बीच में जो उनके बीच के जो मेंबर्स हैं, पावर इम्बैलेंसेस एंड स्ट्राइव टू फैसिलिटेट ग्रेटर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी। सो व्हाट डज इट मीन? अमंग द स्मॉलर मेंबर्स ऑफ इंट्रा ग्रुप पावर इम्बैलेंसेस, मतलब जिनके बीच में संबंध बिगड़ गए हैं, जिनकी पावर जो है, जैसा कि हमने कहा कि बिम्स्टेक के जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, उनके बीच की जो पावर बिगड़ गई है, तो इंडिया को चाहिए कि उनके डरों को कम करे एंड स्ट्राइव, और कोशिश करे, स्ट्राइव का मीन्स कोशिश करे, टू फैसिलिटेट ग्रेटर क्रॉस बॉर्डर, की प्रोवाइड कराए, उनको फैसिलिटी दे ग्रेटर क्रॉस बॉर्डर, मतलब कि क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी, बॉर्डर टू बॉर्डर कनेक्टिविटी देने के लिए, एंड फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, और उनको फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कराए बाय लोअरिंग बैरियर्स, उनकी बाधाओं को कम करते हुए, टू द मूवमेंट ऑफ पीपल, किसके साथ? लोगों के आवागमन के साथ और उनके माल के आवागमन के साथ। मतलब इंडिया को चाहिए कि वो साथ दे 2-3 चीजों के लिए। नंबर 1, वो डर कम करे, किस चीज का? जो पावर इम्बैलेंस है, जो इन देशों के पीछे पावर इम्बैलेंस हो गया है, वो कोशिश करे कि इनमें क्रॉस बॉर्डर जो है कनेक्टिविटी फैलाए, मतलब इधर से उधर जो लोगों के बीच के संबंध है उनको ठीक करे, एंड फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट का फ्लो है उसको बनाए, और कैसे बनाए भाई? बाय लोअरिंग बैरियर्स, जो बाधाएं रुकावट हैं उनको कम करके, और कौन सी बाधा रुकावट? टू द मूवमेंट ऑफ पीपल, जो लोग आ जा नहीं रहे हैं, जो मूवमेंट रुक गया है लोगों का, एंड गुड्स, और माल का जो मूवमेंट रुक गया है उसको दोबारा चला के इंडिया को जरूरत है कि इनके संबंधों को सुधारे और बिम्स्टेक को फिर से रिवाइव करे। दिस इज वॉट ऑल अबाउट द पैसेज। तो भाई पैसेज की जो होलसेल टोन में कहूँ, यदि टोन इन द सेंस, दोस्तों टोन का मतलब होता है कि राइटर किस टोन में बात करना चाह रहा है, राइटर क्या कहना चाह रहा है। तो आप जानेंगे कि लास्ट में जो टोन है वो राइटर की सजेस्टिव टोन है। सजेस्टिव इन द सेंस वो सजेशन दे रहा है कि इंडिया को जरूरत है काम करने की, तो सजेस्टिव है। आपसे पूछा जाता है कि भाई राइटर ने किस टोन में बात की है, सजेस्टिव टोन में बात की है। लेकिन यदि मैं इसमें पहले आपसे बात करूँ तो पहले वाला जो सेंटेंस था, द एडॉप्शन ऑफ चार्टर फॉर 5th, तो दोस्तों इसकी जो टोन थी वो थी एक्सप्लेनेटिव, राइट। और या फिर कैसी टोन थी कि वो थोड़ी शिकायत कर रहा था, राइट, कंप्लेनिंग टोन थी कि भाई कि चार्टर एक्ट जो है वो ऐसा है, उसने ये किया, बिम्स्टेक थोड़ा ऐसा है, उसके जो मेंबर्स हैं वो थोड़े दुखी से हैं, आपस में दोनों में संबंध नहीं बन रहे, एंड ब्ला 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 ब्ला। तो होलसेल बिम्स्टेक के बारे में एक टॉपिक था, और इसमें सार्क को भी बीच में घसीटा गया जो 2014 से सुस्त पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उसके एवरेज में देखा जाए तो बिम्स्टेक फिर भी ठीक है। लेकिन उसने बताया कि भैया इस समय ज़रूरत है किसको? इंडिया को ज़रूरत है कि वो इस तरह से सहायता करे, लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बैठाए, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो गुड्स है, जो माल का आवागमन है, उसकी कनेक्टिविटी बैठाकर उनको सहायता करे इकोनॉमिकली। मतलब लास्ट में ऐसा कि देखा था कि उनके बीच के जो संबंध है, इन्वेस्टमेंट, फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो बनाए उनके बीच में, जब भी बिम्स्टेक दोबारा खड़ा हो पाएगा। सो एनीवे, दिस इज ऑल अबाउट द पैसेज। दोस्तों समझ में आया होगा, बहुत सिंपल था, लेकिन हमें ध्यान देना है कि ought to के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई है, या फिर बिम्स्टेक क्या होता है, और वो 7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं। सो गेट द नॉलेज ऑल अबाउट द थिंग्स, दोबारा पढ़ें, दोबारा देखें और समझें हर एक वर्ड को बहुत क्लियरली। सो थैंक यू फॉर टुडे। आशा करता हूँ कि आपके हर एक समझ में आई होगी। और हाँ, जो वोकैबुलरी है जो मैंने आपको शुरू में समझाई थी, इसके बाद दोस्तों फिर से टेस्ट योरसेल्फ है, तो आपके पास ये 6 वोकैबुलरी है, 6 वोकैबुलरीज हैं, इनको टेस्ट दें, इनको देखें कि आप में से कितने लोगों को मालूम है द मीनिंग ऑफ डिस्कर्ड, नॉटी, अंडरस्कोर्ड, डेलिनिएशन, डिमार्केशन और इम्पेरेटिव, और बताएं कि आप में से कितने लोग इस 6 की 6 वोकैबुलरी जानते हैं और 6 के 6 की मीनिंग लिख सकते हैं, राइट। तो फिनिश करते हैं आज की ये क्लास यहाँ पे हम लोग, और फिर मिलते हैं कल की क्लास में। सो टिल द टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।